नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एमपी एग्जाम में। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और इस क्लास में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत आपकी ये क्लास है। इसमें मैं आपको पोषण और स्वास्थ्य, इसमें आपको मैं प्रबंधन, इसमें जो आपके अधिनियम है उससे क्वेश्चन, योजनाओं से क्वेश्चन, धाराओं से क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, ऐसे ही यहाँ पर वीडियो मिलती है आपको, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आपको मैं ये भी बता दूं कि भाई टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन कर लो। पहला ही क्वेश्चन की मात्रा तो लाभ अधिनियम 1961 के तहत महिलाओं को मिलने वाला मात्रा तो अवकाश की अवधि कितनी माह की है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 26 सप्ताह, बी आंसर आएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो ध्यान से कि मात्रा तो लाभ अधिनियम 1961 के तहत किसी भी महिला को 26 सप्ताह का मात्रा तो अवकाश मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधु या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। तो किस धारा के अंतर्गत देना होगा, तो धारा 4 के अंतर्गत देना पड़ेगा। सी अगर आपने आंसर लगाया हो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सी। ठीक है, यहाँ पर देखो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है तो उसे 6 माह की कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिया जा सकता है। स्क्रीनशॉट लेकर रखो जो चीज बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्पीड में करेंगे डिटेल में करेंगे, ऐसा आपको कहीं भी नहीं कराएगा यूट्यूब में कोई भी, है ना। क्वेश्चन के साथ डिटेल और वो भी स्पीड में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है। चलिए इसका आंसर आ जाएगा 3 स्थितियां बताई गई है। अब तीनों स्थिति को फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी स्थिति है। एक है दहेज देना, एक है दहेज लेना, एक है दहेज मांगना, ये तीनों स्थिति बताई गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के तहत एक महिला किस आधार पर गर्भपात करवा सकती है। चिकित्सीय आधार पर, मानवीय आधार पर, ए और बी दोनों आधार पर, अपनी इच्छा अनुसार। इसका जो आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों, यहाँ पर आपका आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए अगर सी लगाए हो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आपको अगर इस ऐसे टाइप की पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो कैसे करोगे, आपको मैसेज करना है 8827419259 जिसमें एमसीक्यू के साथ डिटेल भी रहे। ऐसी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए 8827419259। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको ऐसी टाइप की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। परंतु पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप में ज्वाइन होने की जो फीस है वो 99 रुपीज़ है, ओनली 99। इसमें आपको दिन भर में 5 मॉक टेस्ट और सारे डाउट क्लियर कराए जाते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन करना। चलिए मैसेज कर देना मुझे, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के तहत चिकित्सीय आधार पर कितने सप्ताह के गर्भ का चिकित्सीय समापन किया जा सकता है। गर्भ 12 सप्ताह से कम हो, गर्भ 24 सप्ताह से कम हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, ध्यान से देखिए। यदि बिना कारण कोई महिला गर्भपात करवाए तो इसे अपराध माना जाएगा। यह उल्लेख गर्भपात की किस धारा में है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा धारा 312, ए आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, धारा 318 के अनुसार यदि किसी मृत नवजात को अपने पास रखा जाए तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, 5 वर्ष। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ तबाही वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन, किस धारा में उल्लेखित है कि यदि किसी बच्चे को 12 वर्ष से पहले घर से निष्कासित कर दिया जाए तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो भैया ये धारा कौन सी है, तो ये धारा है धारा 317। कौन सी धारा है, धारा 317। सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, सुपर फास्ट, तड़ातड़ आंसर देने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम की परिभाषा का संबंध किस धारा से है। 9वां क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा धारा 374। धारा 374 जो है वो बाल श्रम की परिभाषा से संबंध रखती है। ए आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 10वां पूछा जा रहा है। यह गर्भपात की किस धारा में उल्लेख है कि यदि किसी स्त्री की गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 10 साल की सजा, यह दोनों प्रावधान है। तो यह है धारा 314, यहां आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट 11वां देखो, 11वां क्वेश्चन क्या है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पीसी बोलते हैं और पीएनडीटी एक्ट बोलते हैं, कब लागू हुआ। चलो 11वां के बारे में बात करें तो आंसर आ जाएगा 1 जनवरी 1994। ए आंसर लगा दो, स्क्रीन पर आ रहा है जो क्वेश्चन उसका आंसर आ जाएगा ए आंसर। बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की।
पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम संशोधन के बाद कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 14 फरवरी 2003 को। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है ना, ठीक है, कब लागू हुआ पूर्वाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम? तो ये लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 1994। और एक ही क्वेश्चन है उस वैसे ही वाला क्वेश्चन, संशोधन के बाद कब लागू हुआ? तो संशोधन के बाद लागू हुआ था 14 फरवरी 2003 को। तो ये वाला भी याद रख लेना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन विशेष परिस्थितियों में लिंग परीक्षण किया जा सकता है? गुणसूत्र संबंधी विकृति, आनुवंशिक रोग, लैंगिक आनुवंशिक रोग, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब इन सारी परिस्थितियों में आप लिंग परीक्षण करा सकते हैं। बात करेंगे 14 क्वेश्चन की, ध्यान से देखिएगा आपकी स्क्रीन पर 14 क्वेश्चन। पहली बार लिंग परीक्षण जांच में दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष का कारावास व जुर्माने का प्रावधान है? 14 की बात करें, सी आंसर आएगा 5 वर्ष व 50,000 जुर्माना। स्क्रीनशॉट लेते चलो, तड़ातड़ उड़ा रहे क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति नवजात के जन्म को रोकने का प्रयास करता है तो अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? चलिए इसका आंसर आ जाएगा धारा 315। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, धारा 315। चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन, किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ हो जिससे वह स्थायी रूप से अचेतन अवस्था में चली गई या उसकी मृत्यु हो गई, यह उल्लेख किस धारा में है? फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा धारा 376A। धारा 376A जो है वो बोला जाता है कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो जिससे वह स्थायी रूप से अचेतन अवस्था में चली गई हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, तो धारा 376A है। 17 देखो भाई, उड़ा देंगे, उड़ाते चलेंगे एग्जाम में। किसी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाए जिससे वह स्थायी रूप से कोमा में चले जाए या मृत्यु हो जाती है, तो किस में उल्लेख है ये? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 376AB में। ठीक है, नेक्स्ट, धारा 376B के अनुसार अलगाव के दौरान पति द्वारा पत्नी की बिना सहमति के संबंध बनाना अपराध के लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा 7 वर्ष का प्रावधान है। कोई नहीं कराएगा ऐसे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 19वां, SC, ST, OBC तथा महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इसकी बात करें तो सी आंसर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 273 ग में। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, तेजाब आदि से किसी भी व्यक्ति पर हमला करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए धारा 326 के तहत कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो ये सजा है 10 वर्ष, याद रखना। कितने वर्ष? 10 वर्ष। चलिए 21 देखो, स्क्रीन पर उड़ा देना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान बाल श्रम रोकने हेतु राज्य को निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 39E। अनुच्छेद 39E क्या करता है? ये एक संवैधानिक प्रावधान है जो बाल श्रम रोकने हेतु राज्य को निर्देश देता है। चलिए नेक्स्ट 22, किसी व्यक्ति द्वारा पहले विवाह की जानकारी छुपाकर विवाह करने का उल्लेख किस धारा में है? तो ये जो धारा है वो धारा 495 है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का पहले विवाह हो गया है और उसके बाद वो अपने विवाह को छुपाकर दूसरा विवाह कर रहा है, तो ये धारा आती है आपकी 495। चलिए 23वां देखना, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। 23, किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्राकृतिक प्राणी के साथ संबंध बनाना, यह उल्लेख किस धारा में है? यह उल्लेख जो है वो है 377 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, छल पूर्वक विवाह करना, इस अपराध के लिए धारा 496 के अनुसार कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? इसका जो आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। आंसर क्या आएगा? ए आंसर। चलिए नेक्स्ट, किसी स्त्री के साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने का अपराध, यह उल्लेख किस धारा में है? चलो बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर क्या आएगा? डी आएगा, 376D में है। 376D में क्या बोलता है कि भाई सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर 39D है। समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद नंबर 39D। ठीक है, याद रखिएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वही क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसेंगे। 27 क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए आंसर क्या आएगा? अनुच्छेद नंबर 326। ठीक है, चलिए देखते हैं 28। ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान महिला हेतु प्रसूति अवकाश हेतु राज्य को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अनुच्छेद नंबर 42। 29,
विकल्प ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य द्वारा संचालित है? यहां पर दिया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विकल्प ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य द्वारा संचालित है? तो ये विकल्प ऑनलाइन पोर्टल जो है ये राजस्थान का है, ठीक है। और एमपी का क्या है? एमपी ऑनलाइन। चलो देखते हैं नेक्स्ट 30। देखो क्वेश्चन ये है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नारी ऑनलाइन पोर्टल जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सहायता शिकायत से संबंधित 350 से अधिक जानकारी उपलब्ध कराता है तथा महिलाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है का शुभारंभ कब हुआ? तो नारी जो ऑनलाइन पोर्टल है ना, उसका शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 2018 में। तो याद रख लेना, नारी ऑनलाइन का हुआ था 2018 में। एग्जाम में आएगा कि भाई नारी ऑनलाइन पोर्टल की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, आप लगाना 2018। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ध्यान से देखना। स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं के चयन का निर्माण डैश पर निर्भर करता है। देखो भाई ये प्रबंधन का क्वेश्चन है। जो स्थानीय नेतृत्व करता है ना, जैसे मान लीजिए आप अपने गांव में एक व्यक्ति हैं और आपका जो निर्माण होगा, आपका अगर आप नेता बनोगे तो आपका निर्माण किसके द्वारा होगा? समूह के द्वारा। तो यहाँ बी आंसर लगा दोगे। ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि सिलेक्शन हो जाएगा। स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं का चयन समूह के द्वारा किया जाता है क्योंकि समूह ही तय करता है कि कौन व्यक्ति नेतृत्व के लिए उपयुक्त है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, फ्लिप बुक डैश का उदाहरण है? चार्ट का, नारो का, पोस्टर का, फ्लैश कार्ड का। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा डी आंसर, फ्लैश कार्ड का। फ्लिप बुक जो है वो उदाहरण है फ्लैश कार्ड का। इसके बारे में देखेंगे। फ्लिप बुक छोटे छोटे फ्लैश कार्ड का संग्रह होती है, ठीक है। जो फ्लैश कार्ड होते हैं ना, उसका संग्रह होती है फ्लिप बुक, जिसमें सूचनाएं, चित्रों या पाठ्य सामग्री के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का डैश में राष्ट्रीयकरण हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में? आंसर क्या आएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कब हुआ था? 1969 में। यह चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 के दौरान हुआ था। कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, डिटेल बता दिया हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आक्रामक समूह का विपरीत क्या हो सकता है? आक्रामक समूह का विपरीत होगा निष्क्रिय समूह, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट 35, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि को देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? क्षेत्र कार्य, प्रशिक्षण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट 36, किस पंचवर्षीय योजना को महाबलोनिस योजना भी कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड बताओ दूसरी पंचवर्षीय योजना का। 56 से लेकर 61 महाबलोनिस मॉडल पर आधारित थी, इसलिए महाबलोनिस भी बोला जाता है इसको, योजना को। इनका नाम क्या था पूरा? प्रशांत चंद्र महाबलोनिस, ठीक है। चलिए, उपलब्धि प्राप्ति सिद्धांत से संबंध रखता है? संबंधता, शक्ति, उपलब्धि, उपरोक्त सभी। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, कि भाई उपलब्धि प्राप्ति सिद्धांत किससे संबंध रखता है? संबंधता से, शक्ति से, उपलब्धि से। डी आंसर आएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? सिंपल क्वेश्चन है, उड़ा देंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, जब सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती है तो इसे क्या कहते हैं? मान लीजिए सूचनाएं हैं और वो शाखाओं के रूप में मिल रही है आपको, ऐसी शाखा, पेड़ की शाखा ऐसी रहती है ना, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 39 क्वेश्चन, सी आंसर आएगा, वृक्ष संचित्र, जिसको ट्री चार्ट बोलते हैं। देखो भाई, ट्री चार्ट का उपयोग तब किया जाता है जब सूचना शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती है, जैसे संगठनात्मक संरचना, परिवार, ये सब आता है। अप्रक्षेपित अध्यापन सहायकों में शामिल है? चित्र में, फ्लैश कार्ड में, चॉक बोर्ड में, उपरोक्त सभी। आंसर क्या आएगा? डी आंसर, उपरोक्त सभी। अप्रक्षेपित अध्यापन में चित्र भी आता है, फ्लैश कार्ड भी आता है, चॉक बोर्ड भी आता है। डी आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, संचार प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, शोर, कोडन, मार्ग, फीडबैक। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा शोर। अरे संचार की प्रक्रिया में शोर कहाँ होता है? ए आंसर आएगा। नेक्स्ट, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसने दी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा H.M. जॉनसन। ये परिभाषा याद रख लो भाई। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया की प्रणाली है, ये परिभाषा H.M. जॉनसन ने दिया। ए आंसर आप लगा देंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43, समाजशास्त्र एक मिनट। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह क्या है? 43 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा डी, व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात। एक सामाजिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात। निष्क्रियों
को तब तक अंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन ना हो जाए। तो समाजशास्त्र जो है इन तीनों का मिला जुला रूप है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं 44 क्वेश्चन, ध्यान से देखना, एग्जाम में आएगा उड़ा देना। समाजशास्त्र के अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी को वर्ष डैश में गढ़ा गया था। तो सोशियोलॉजी को गढ़ा गया था 1829 में, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर आ जाएगा बी आंसर, विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण। बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा डी आंसर 1953। 1953 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 47, ध्यान से देखना, इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? ध्यान रहे, नहीं है पूछा है। गोपनीयता ये तो है, मार्गदर्शित समूह अंतरक्रियाएं ये भी हैं, प्रगतिशील कार्यक्रम विकास ये भी हैं। आपको बोला है कि सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत नहीं है, तो लास्ट वाला समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन। अरे भाई मूल्यांकन करना सिद्धांत में कहाँ आएगा? तो ये वाला आपका जो है डी वाला वो गलत आएगा। नेक्स्ट, सामाजिक सेवाओं में डैश शामिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा शामिल? इसका आंसर आ जाएगा धनवानों का संरक्षण। अरे सामाजिक सेवाओं में आप धनवानों का संरक्षण करोगे क्या? तो ये वाला शामिल नहीं होगा। 49, स्क्रीन पर नेतृत्व कहलाता है। नेतृत्व क्या कहलाता है? 49 आंसर आ जाएगा अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना। अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना, प्रतिनिधि मंडल और विकेंद्रीकरण, भर्ती और चयन। अरे ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि देखो विकेंद्रीकरण करना आपका काम नहीं है, नेतृत्व का काम नहीं है, ना तो भर्ती और चयन करना है। अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना यही नेतृत्व का काम है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन शाब्दिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? ध्यान रहे, नहीं है पूछा है। टेलीफोन, शब्द, लेखन, साक्षात्कार। आंसर आ जाएगा लेखन। लेखन के माध्यम से आप क्या करोगे? बोल नहीं सकोगे ना, केवल लिखोगे, तो यही उसका उदाहरण नहीं है मौखिक का। 51, ध्यान से देखना, समझ में आना चाहिए। सामाजिक बीमा में डैश शामिल है? पेंशन, असक्तता भत्ते, बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। आंसर क्या आएगा? सामाजिक बीमा में ये सारी चीजें आती है, डी आंसर आ जाएगा। एक सेकंड रुको, ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ। 52, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ क्या है? अरे भाई भूमिका बोलेंगे हम तो किससे मतलब रहेगा? तो ये होगा हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक। हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक, यही भूमिका की अवधारणा होगी। चलिए 53, आपके स्क्रीन पर उड़ाने वाला क्वेश्चन, वक्ता, भाषण, दर्शक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? वक्ता, भाषण, दर्शक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? आंसर आ जाएगा अरस्तु के द्वारा। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर, इसके बारे में डिटेल देंगे। अरिस्टोटल जिसको बोलते हैं, अरस्तु ने वक्ता, भाषण, दर्शक मॉडल प्रस्तुत किया, है ना? कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया? वक्ता, वक्ता, भाषण, दर्शक, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। इसको आप SSA भी बोल सकते हो, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 54, जब कोई एक व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है तो वह तानाशाह प्रकार का नेतृत्व होता है, जिसे क्या कहा जाता है? 54 आंसर आ जाएगा निरंकुश। क्या कहेंगे? निरंकुश। चलिए 55, सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा आवश्यकता की पहचान। सबसे पहले आवश्यकता की पहचान करोगे ना। चलिए 55 हो गया। 56 देखो, भारत में सामुदायिक विकास का भौतिक उद्देश्य क्या है? 56 का आंसर क्या आएगा? लोगों का विकास करना। सामुदायिक विकास का भौतिक उद्देश्य या मूल उद्देश्य क्या है? लोगों का विकास करना। 57 स्क्रीन पर ध्यान देना, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है, क्या कहते हैं? आंसर आ जाएगा परिलता कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, परिलता नया वर्ड लग रहा होगा। किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को क्या कहते हैं? परिलता। देख लो डिटेल में। नवाचार, इनोवेशन के परिणामों को देखने और मापने के लिए परिलता, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी कहलाती है ना। चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें सुधार के लिए तैयार की गई थी। अरे दूसरी पंचवर्षीय योजना किसमें सुधार के लिए की गई थी? उद्योग में। चलिए 59, स्वयं सहायता समूह है एक, क्या है स्वयं सहायता समूह? तो ये जो है ना, ये एक स्वैच्छिक संगठन है, खुद से बनाया गया संगठन है। 60वां देखो, किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाले कुछ पृष्ठों की मुद्रित पुस्तिका कहलाती है। क्या कहते हैं इसको? बुलेटिन। क्या कहते हैं? बुलेटिन।
61 स्क्रीन पर ध्यान देना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन क्या है? क्या दर्शन है इसका? तो यह लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास, लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 कार्य के समकक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? बताइए। फ्लिप कहते हैं। फ्लिप की परिभाषा क्या है? कार्यों के समकक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला को फ्लिप कहा जाता है। बी आंसर आएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? 63 का आंसर आ जाएगा 1952। 1952 जो ईयर था, इस ईयर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन है गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कार्य का कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 अपेक्षा को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी आंसर, लक्ष्य। 66वां क्वेश्चन भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी थी? 66वां क्वेश्चन बी आएगा, फैबमार्ट। पता था कि किसी को फैबमार्ट थी? चलो नेक्स्ट। अच्छा मैं बता देता हूँ यार, इसका डेट भी बता देता हूँ क्योंकि ना कई लोग को तो पता ही नहीं है डेट। फैबमार्ट 1999 में भारत की पहली प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी थी जो बाद में इंडिया प्लाजा के नाम से जानी गई। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आएगा। चलो नेक्स्ट। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? अलीबाबा, ईबे, पेटीएम, अमेजन। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अमेजन। चलिए देखते हैं 68वां, इसके बारे में भी देखो यार। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जो कि 1994 में जेफ बेजोस द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जीरो किससे संबंधित है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, अलीबाबा, पेटीएम। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अमेजन से। प्रोजेक्ट जीरो अमेजन से संबंधित है। नेक्स्ट 69 द सॉरस कलेक्शन कब लॉन्च हुआ? द सॉरस कलेक्शन कब लॉन्च हुआ? इसका जो आंसर आ जाएगा 4 मई 2020 को। देख लो इसके बारे में डिटेल। द सॉरस कलेक्शन 4 मई 2020 को लॉन्च किया गया। यह महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में मदद करता है। द सॉरस कलेक्शन 4 मई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहित ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा मिंत्रा। मिंत्रा को अधिग्रहित कर लिया था फ्लिपकार्ट ने। चलिए नेक्स्ट। भारत में सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? इसका जो आंसर आ जाएगा फ्लिपकार्ट। मिंत्रा, पेटीएम और ये भी और फ्लिपकार्ट, इन चारों में पूछा तो फ्लिपकार्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? अरे भाई ई कॉमर्स का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट G2C का मतलब क्या होता है? G2C क्या होता है इसका मतलब? 73 का सी आएगा, सरकार से उपभोक्ता। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, जी का मतलब गवर्नमेंट, टू मतलब टू और सी का मतलब कंज्यूमर। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, सरकार से उपभोक्ता। 74 देखेंगे। ईडीआई का मतलब क्या होता है? बताओ ईडीआई का मतलब। आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, ईडीआई। नेक्स्ट 75 ई कॉमर्स की कौन सी विशेषता है? 24/7 सर्विस, नगद और नगद रहित भुगतान, मार्केटिंग, उपरोक्त सभी। आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी, डी आंसर। 76 कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजित होने वाला विश्व का प्रमुख आयोजन कौन सा है? आंसर क्या आएगा? बी COGX। देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित होने वाला विश्व का प्रमुख आयोजन का नाम क्या है? COGX। ठीक है, बहुत बढ़िया। COGX का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? बताइए। आंसर क्या आएगा? लंदन में होता है। लंदन में। कहाँ पर होता है? लंदन में। एग्जाम में आएगा, उड़ा देना। चलिए नेक्स्ट। ई गवर्नेंस पहल के क्रियान्वयन की उत्कृष्टता को बढ़ाना देने के लिए मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आंसर आ जाएगा सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। सी आंसर आएगा। नेक्स्ट 79 MP ऑनलाइन का गठन कब हुआ? कोई बताएगा ऐसे क्वेश्चन आपको? इसका आंसर आ जाएगा जुलाई 2006। जुलाई 2006 में MP ऑनलाइन का गठन हुआ। 80वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्वान का अर्थ क्या होता है? स्वान का अर्थ होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 विंडोज में विंडो रजिस्ट्री के लिए मुख्य फाइल का क्या नाम है? तो मुख्य फाइल का नाम है
NTUSER.DAT, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट, विंडो में विंडो डिफेंडर क्या है? तो विंडो डिफेंडर क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं एक सुरक्षा उपकरण है। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता डैश और पर्यावरणीय दोनों का एक उत्पाद है। तो बुद्धिमत्ता जो है वो सी आएगा। बुद्धिमत्ता आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। बाल विकास के क्वेश्चन आ गए हैं। कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना डैश कहलाता है। 84 का आंसर आ जाएगा। कई क्षमताओं को अगर आप एक साथ रख रहे हो उसको बोलेंगे बुद्धि, ए आंसर आएगा। 85, किस प्रकार के विकास में से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है? किस प्रकार के विकास से? 85, बी आंसर आएगा, नैतिक विकास। सॉरी यार, मैं क्या कर रहा हूँ, हैं? बौद्धिक विकास आएगा ना। एकाग्रता और सृजनात्मकता किस में आएगा? बौद्धिक विकास, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, माफी चाहूंगा इसके लिए, फ्लो में गड़बड़ कर दिया। बुद्धि समावेश करती है, देखो बुद्धि किस में समावेश करती है? आंसर आ जाएगा अभिसारी चिंतन में। परंतु आपको चिंतन कौन सा करना चाहिए? अपसारी चिंतन करना चाहिए। पर हमारी बुद्धि किस में रहती है? अभिसारी में रहती है। तो हमेशा याद रखना कि बुद्धि हमेशा अभिसारी में रहती है, परंतु हमको चिंतन कैसे करना चाहिए? सृजनात्मक चिंतन करना चाहिए, मतलब अपसारी चिंतन करना चाहिए। 87 देखेंगे, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आंसर आ जाएगा परिवार का वातावरण। नेक्स्ट, 1908 में प्रथम विनेट साइमन परीक्षण संशोधित निर्गत हुआ। तो कब हुआ? तो 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89, ध्यान से, अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया गया। अनुभव, समूचे, संयोजन, समूहों में। तो कैसे किया गया? तो समूहों में किया गया। तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा, याद रखिएगा। 90वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बुद्धिलब्धि IQ मापने के जन्मदाता कौन है? कौन है? आंसर आ जाएगा स्टर्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पूछूंगा IQ का फॉर्मूला। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, है ना? तो ये किया था आपके अल्फ्रेड बीने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न बीने परीक्षण, है ना? थोड़ा सा इसका नाम ना, इसका बीने और स्टर्न नाम है, समझ लो इसका, है ना? तो बीने और स्टर्न जो परीक्षण है उसका मापन किसका मापन करता है? तो भाई ये मापन करता है बुद्धि का। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? आंसर क्या आएगा? डी, विलियम स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? आंसर आ जाएगा बीने साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर आ जाएगा बीने साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, बुद्धिलब्धि संबंधी विशेषता विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? औसत बुद्धिमान, कला में रुचि और मंद बुद्धि। तो मैं आपको बता दूं, कला में रुचि ये नहीं आएगा आपका बुद्धिलब्धि संबंध में। 97 देखो भाई, एक बच्चे की आयु 12 वर्ष, बुद्धिलब्धि 75, मानसिक आयु क्या होगी? अरे बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला पता है ना, IQ = मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। मानसिक आयु नहीं पता, जैसा तैसा लिख दो। वास्तविक आयु क्या है? वास्तविक आयु लिखिए 12, तो 12 को नीचे लिखेंगे मानसिक आयु के, बटे में × 100 करेंगे, इधर 75 कर देंगे। 25 से ये 3 बार कटा, 25 से ये 4 बार कटा, और 3 से ये करे, देखो 3 से ये हो जाएगा 12 × 36, और 4 से अगर इसको काटेंगे 9 आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100, और यहाँ पर आप रखोगे IQ को। IQ की वैल्यू आपको पता है क्या है? 75, तो 75 को जैसा तैसा रखे। मानसिक आयु आपको नहीं पता तो उसकी जगह X रख दो। वास्तविक आयु आपको पता है क्या? पता है सर, 12 × 100 कर दो। खाली सिंपल कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए 98, एक 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, IQ क्या होगा? फॉर्मूला लगाता हूँ, IQ = मानसिक आयु। मानसिक आयु है 16, वास्तविक आयु है 25, इंटू क्या है 100। सॉल्व करूंगा, 25 से चला जाएगा ये 4 बार, और 16 का गुणा 4 से करेंगे, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उड़ा दोगे ना? चलिए 1 मिनट, 75 कैसे आंसर आया है? मेरे से क्या गड़बड़ हो गया? मानसिक आयु 16 दी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक आयु 16 दी थी, वास्तविक आयु 25 दी थी, इंटू करें हमने 1600, 25 का 25 चौके होता है ना 100, ठीक है। 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 64 ही आंसर आएगा।
ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है, कभी कभी ऑप्शन गलत दे सकता है। देखो यहाँ 64 आया, मेरा ऑप्शन गलत लिखा है, यहाँ व्याख्या सही आई है परंतु यहाँ 64 नहीं लिखा है, ठीक है। चलो, अधिकांश लोगों का औसत कुछ बहुत ही उज्जवल होता है। अधिकांश लोगों का जो औसत होता है कुछ बहुत ही उज्जवल होता है और कुछ बहुत ही निम्न स्तर पर होता है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? अरे भाई ये जो सिद्धांत है ये आपका बुद्धि का वितरण सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 12 वर्ष, बुद्धि लब्धि क्या होगी? अरे सिंपल है, मानसिक आयु बट्टे 12 रखो, वास्तविक आयु 10 रखो, इंटू 100 करो, 10 से 1 कट गया 10 बार, 120 आंसर आ जाएगा, उड़ा देंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।